इस मूवी का स्टार्ट चाइना के एक शहर को दिखाते हुए होता है जहां रोड्स ट्रैफिक की वजह से जैम थे और यहीं एक कार में हम एक छोटे बच्चे फेई को देखते हैं जो अपनी कार के मिरर को नीचे करके विंडो से इर्द गिर्द देख रहा था। लेकिन तब उसे कुछ अजीब फील होने लग जाता है जब वो देखता है कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों का सारा खाना हवा में उड़ने लगा है। यहाँ वो देखता है कि सभी लोग अपनी कार से निकलकर रोड पर जमा हो गए हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं जहाँ आसमान पर एक जायंट मॉन्स्टर हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स को भी। वहाँ खड़े हुए सारे लोग उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि वो मॉन्स्टर इस सिटी की हर चीज खा रहा था और इस चीज को देखते हुए अब लोग उस जगह से दूर भाग रहे थे। वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता शहर के अंदर लोगों के करीब आता जा रहा था और अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ऐसे मॉन्स्टर्स रिलीज कर रहा था जो जमीन पर गिरकर चीजों को नुकसान पहुंचा रहे थे और साथ ही साथ उसकी बॉडी में से निकले हुए वो मॉन्स्टर सभी इंसानों को भी खा रहे थे। मूवी का सीन यहीं से कट होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें पता चलता है कि ये मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाने वाला बच्चा फेई है जो कि उस दिन ड्रैगन के अटैक से बच गया था और अब वो अंडरग्राउंड सिटी में उन लोगों के साथ रह रहा था जो उस दिन मॉन्स्टर के अटैक से बच गए थे और इन सर्वाइवर्स ने ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये अंडरग्राउंड सिटी बनाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट को 20 साल गुजर गए हैं और लोग अभी तक उस ड्रैगन जिसका नाम क्रैकन है उससे लड़ रहे हैं। और यहाँ मूवी के अंदर एक न्यूज रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि अब इंसानों ने एक बहुत बड़ा वेपन तैयार कर लिया है जिसके अटैक से वो क्रैकन को खत्म करना चाहते थे। फे ये न्यूज तो देख रहा था लेकिन उसे इस न्यूज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो एक स्मगलर था और वो जमीन के ऊपर से चीजें चुरा कर अंडरग्राउंड सिटी में लेकर आया करता था और इस काम में उसकी एक पार्टनर भी थी जिसका नाम सासा था। फे अभी भी कुछ चीजें चुरा कर होटल के अंदर एक आदमी के पास आता है जो कि एक गैंगस्टर था और फे उसे अपनी स्मगल्ड चीजें बेचा करता था। इससे पहले कि फे उस गैंगस्टर से कुछ बात करता गैंगस्टर के लोग फे को पकड़ लेते हैं क्योंकि फे ने उस गैंगस्टर को ऐसी कैंडी सेल की जिसको खाकर उस गैंगस्टर की बेटी का फेस खराब हो गया था और इसका बदला लेने के लिए वो लोग फे का फेस चलाने ही वाले थे कि बहुत ही होशियारी से फे अपनी पॉकेट में रखा हुआ मॉन्स्टर क्रिएचर उन लोगों पर फेंकता है जिससे वो लोग डर जाते हैं और फे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये क्रिएचर तो नकली है और वो लोग अब फे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। फे यहाँ से रूफ पर चला गया था और अब उसके पीछे गैंगस्टर भी थे और उसने अब गैंगस्टर से बचने के लिए रूफ के नीचे जंप कर दी थी। पर यहाँ वो गैंगस्टर की देखकर हैरान होते हैं कि फे अभी भी जिंदा है और असल में उसे उसकी पार्टनर सासा ने बचाया था और वो लोग अब गैंगस्टर का मजाक बनाते हुए अपनी फ्लाइंग कार में वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। पर यहाँ वो नोटिस करते हैं कि वो गैंगस्टर भी उनके पीछे हैं। यहाँ फे और सासा के पास उन गैंगस्टर से बचने का और कोई रास्ता नहीं रहा था सिवाय इसके कि वो अब अर्थ की सरफेस पर चले जाएं जहाँ वो जायंट मॉन्स्टर क्रैकन और उसकी बॉडी से निकले हुए छोटे छोटे मॉन्स्टर्स हैं जो कि उनके लिए खतरा थे और उनको खा सकते थे। यहाँ गैंगस्टर्स भी फे के साथ साथ अर्थ की सरफेस पर आ जाते हैं और कुछ ही दूर जाने पर फे की कार में वार्निंग अलार्म बजने लग जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि उनके करीब मॉन्स्टर्स हैं जो उनको किसी भी वक्त खा सकते हैं और अभी वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनकी कार पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ यही मॉन्स्टर्स गैंगस्टर की भी कार पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके गैंगस्टर के सारे आदमियों को खा लेते हैं सिवाय गैंगस्टर के। यहाँ फे जो कि खुद भी अपनी कार के जरिए उन मॉन्स्टर से लड़ रहा था वो जैसे ही देखता है कि गैंगस्टर खतरे में है तो वो उसे बचाने का फैसला करता है और अपनी कार को टर्न करते हुए वो अपने करीब सारे मॉन्स्टर को दूर गिराता है और स्टीयरिंग सासा को देते हुए वो खुद डोर तक आता है। तभी वो गैंगस्टर अपनी कार से जंप करता है और फे उसे कैच कर लेता है। ऐसे वो गैंगस्टर को तो बचा लेते हैं लेकिन तभी उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहीं पर बिल्डिंग से टकरा जाती है। लेकिन लकीली उन लोगों को कोई चोट नहीं आती और वो लोग अपनी गाड़ी से सही सलामत बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर कुछ अजीब फील होता है जब वो सासा के पीछे अपनी कार के ऊपर एक मॉन्स्टर को देखते हैं। फे जल्दी से सासा को पकड़कर उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है जबकि वो गैंगस्टर एक कंक्रीट उस मॉन्स्टर को मारता है लेकिन इस अटैक का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो मॉन्स्टर गैंगस्टर पर ही अटैक करने वाला होता है और अब गैंगस्टर भी जल्दी से फे के पीछे उसके साथ भागने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो जायंट मॉन्स्टर आकर उन तीनों को खाने ही वाला था। तभी बहुत से सोल्जर्स इस बिल्डिंग में एंटर होते हैं और वो मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर कर उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग का मॉन्स्टर पर कुछ खास असर नहीं होता और वो अपने
अपने करीब खड़े हुए सोल्जर को वहाँ से बहुत दूर गिराता है। ये देखते हुए एक दूसरा सोल्जर जोश में आ जाता है और वो एक मेटल रॉड को पकड़ते हुए मॉन्स्टर की तरफ जंप करता है और सोल्जर वो रॉड मॉन्स्टर के मुंह में डालकर साइड पर हो जाता है, जिससे मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मॉन्स्टर दर्द से गुर्रा ही रहा था कि यहाँ पर दूसरा सोल्जर अपने एक बहुत बड़े वेपन से उस पर फायर करता है और ऐसे वो सभी सोल्जर मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और दूर खड़े हुए फेई और उसके साथी भी ये सब कुछ देख रहे थे। अब जैसे ही सोल्जर्स फेई और उसके साथी की आईडीज चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो स्मगलर हैं। सोल्जर्स उन्हें जेल में डालने वाले थे और अब उन सोल्जर्स से बचने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि वो लोग अपनी फ्लाइंग कार सोल्जर्स को डोनेट कर दें। इसके बाद हम उन तीनों को सोल्जर्स के साथ उनकी कार में देखते हैं, जहाँ से अचानक उनकी कार ऊपर की तरफ उड़ने लगती है और देखने पर पता चलता है कि जायंट मॉन्स्टर उस कार को अपने अंदर इनगल्फ करने वाला है। जब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता तो सासा उठती है और अपनी कार को एक्स्ट्रा जेट एनर्जीज देते हुए वो मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकाल लेती है। इन जेट एनर्जी से कार के इंजन फेल हो जाते हैं और वो कार मॉन्स्टर के मुंह से दूर हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन लकीली सारी टीम बच जाती है और वो लोग अब जमीन पर आकर दोबारा इकट्ठे होते हैं। उन्हें यहाँ पर कोई मॉन्स्टर तो नजर नहीं आ रहा था, पर इर्द गिर्द से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही थी। फिर कुछ ही सेकंड्स में एक बहुत बड़े स्टैचू के अंदर से वो छोटी छोटी क्रिएचर्स बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, जो कि मॉन्स्टर अपनी बॉडी से रिलीज करता था। सभी सोल्जर्स इकट्ठे होकर उन छोटी छोटी क्रिएचर्स पर अटैक कर रहे थे और उनको मार रहे थे। अब उनमें से एक सोल्जर उस बड़े से स्टैचू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसका कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है, क्योंकि उसके अंदर से सारी मॉन्स्टर क्रिएचर बाहर आ गई जो कि उस अटैक से मरी नहीं थी। वो सब लोग मिलकर अब इन क्रिएचर से लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि ये क्रिएचर बहुत ज्यादा है और वो इनसे नहीं लड़ सकते, तो कैप्टन प्लान बनाता है कि एक सोल्जर इन्हें अपनी वेव गन से दूर करेगा और बाकी सोल्जर्स फेई और को लेकर सबवे स्टेशन तक जाएंगे। सारे लोग उसके प्लान से एग्री करते हैं और वो लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं कि तभी जमीन हिलने लगती है और उसके अंदर से जैसी छोटी छोटी क्रिएचर्स थी वैसी एक बहुत बड़ी क्रिएचर निकल कर आती है, जिसकी गुस्से वाली आवाज से एक मिनट के लिए वो सभी लोग डर जाते हैं। लेफ्टिनेंट सब लोगों को वहाँ से भागने का कहती है और खुद उस क्रिएचर को मारने लग जाती है, पर यहाँ अब वो क्रिएचर जैसे ही उस पर अटैक करने वाला था तो वो जमीन पर स्लाइड करते हुए अपने आप को बचाती है और मॉन्स्टर से दूसरी तरफ जाकर उस पर दोबारा अटैक करती है। और उसी टाइम वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल का यूज करते हुए उस लेफ्टिनेंट को दूर गिराता है और दूसरी तरफ मुड़कर अब फी को पकड़ लेता है। वो मॉन्स्टर फी को घुमाकर दूर गिराता है और अब उसे मारने ही वाला था कि अचानक वो रुक जाता है और फी देखता है कि उसे सोल्जर्स ने बचाया है। अब सभी लोग उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे थे और उनमें से एक सोल्जर उस मॉन्स्टर की अटेंशन डाइवर्ट कर रहा था, लेकिन एलियन गुस्से में उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से उसकी गन गिर जाती है और जैसे ही वो अपनी गन को लेने के लिए नीचे बैठता है तो एलियन अपना टेंटिकल उसकी बॉडी में स्टैब कर देता है। सभी लोग अपने साथी को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे और वो सोल्जर अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए उन सबको यहाँ से बचकर भागने का कह रहा था। इसके बाद हम सब लोगों को सबवे स्टेशन के अंदर देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये स्पेशल सोल्जर्स एक स्पेशल मिशन पर हैं। उन्होंने उस मेन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस मॉन्स्टर ने पूरी दुनिया में ये क्रिएचर्स फैलाई थी। और अब क्योंकि कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर अब दोबारा यहाँ आने वाला था, तो उन लोगों का प्लान था कि उसके क्रिएचर रिलीज करने से पहले ही वो उसको मार देंगे। लेकिन क्योंकि इन सोल्जर्स का साथी यहाँ पर मर गया था तो बाकी सोल्जर्स बहुत ज्यादा दुखी थे और उनमें से एक सोल्जर तो ये भी कह देता है कि अब हमें ये मिशन नहीं करना और साथ ही वो अपनी फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार फई को कहता है। यहाँ कैप्टन उनकी लड़ाई खत्म करता है और कहता है कि अब हमें मिलकर वो मिशन कंप्लीट करना होगा ताकि उनकी फ्रेंड की मौत बेवजह न रहे। जहाँ पर फई को भी एहसास होता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब हो रही है और वो अब सोल्जर्स की मदद करने के लिए उनको वो खुफिया रास्ता बताता है जिस रास्ते से वो चीजें स्मगल किया करता था। वो सभी लोग उस टनल से होते हुए अंडरग्राउंड सिटी में जा रहे थे कि तभी वहाँ पर वो क्रिएचर्स अटैक कर देती हैं और आखिर जब वो लोग अंडरग्राउंड सिटी तक पहुँचते हैं तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि मॉन्स्टर्स ने अब अंडरग्राउंड सिटी पर भी अटैक कर दिया था और यहाँ पर भी सारे लोग मर गए थे।
और अब वो लोग चलते चलते एक सोल्जर की डेड बॉडी तक पहुंचते हैं, जहां उसकी वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आ रही थी। कैप्टन जल्दी से वो वॉकी टॉकी उठाकर रिस्पॉन्ड करता है और यहाँ कंट्रोल सेंटर में सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई सरवाइव भी कर रहा है। और अब कैप्टन को बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर क्रैकन सिर्फ 3 मिनट में इस शहर के ऊपर आएगा। अब सिर्फ हमारे पास 3 मिनट हैं अपने मिशन को लॉन्च करने के लिए। वो सब लोग जल्दी से वेपन स्टेशन की तरफ निकलते हैं, पर यहाँ एक्सीडेंटली फेई और कैप्टन अपने बाकी साथियों से बिछड़ जाते हैं। अब फेई और कैप्टन वहाँ से भाग रहे थे कि उनके पीछे एक मॉन्स्टर लग जाता है और वो लोग हाइट से जंप कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर तो नीचे गिर जाता है, पर वो लोग अपने सामने ब्लॉक्स को पकड़ लेते हैं और उन पर चढ़ते चढ़ते वो लोग लॉन्चिंग गेट तक पहुँचते हैं। और यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि वो गेट लॉक है और यहाँ का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी खराब हो गया है। सासा लेफ्टिनेंट के साथ मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर एलियन क्रिएचर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिनसे बाकी सोल्जर्स लड़ रहे थे। सासा वो कनेक्शन ठीक कर लेती है और गैंगस्टर जैसे ही स्विच ऑन करने लगता है तो उसे करंट लग जाता है और उसका हाथ जल जाता है। अब वो गैंगस्टर वो गेट हर हाल में खोलना चाहता था, क्योंकि वो भी ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता था और इस काम के लिए वो अपना रोबोटिक हैंड यूज करता है। वो जैसे ही लीवर ऊपर कर गेट की तरफ बढ़ता है तो वो लीवर दोबारा नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो लीवर को ऊपर कर रखेगा और सभी लोग उस गेट के अंदर जाएंगे। और दूसरी तरफ वो सोल्जर जो कि क्रिएचर से लड़ रहा था, उस पर एक क्रिएचर अटैक कर देती है और वो मरते हुए सभी सोल्जर से कहता है कि तुम लोग गेट के अंदर जाओ और मिशन पूरा कर इंसानों को बचा लो। और सब लोग जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं तो वो सोल्जर उनकी आंखों के सामने अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सारी क्रिएचर्स भी मर जाती हैं। जहाँ वो लोग अपने 3 साथियों के मरने पर बहुत ज्यादा दुखी थे और इसीलिए अब फोई, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, वो जोश में आ जाता है और वो कहता है कि हमारी साथियों की मौत जाया नहीं होगी, बल्कि हम अब हर हाल में उस क्रैकन को मारेंगे और उसकी तबाही से इस दुनिया को बचा लेंगे। कैप्टन अब अपनी डिवाइस लॉन्च के अंदर डालता है। वो लॉन्च डिवाइस एक ऐसी जगह पर लगाई गई जहाँ ठीक ऊपर से क्रैकन ने गुजरना था और क्रैकन के आते ही वो लोग अपने मिसाइल से उसे मारना चाहते थे। हेडक्वार्टर से मिशन स्टार्ट होने का ऑर्डर मिलता है और हर शहर से एनर्जी उस लॉन्च मशीन को दी जाती है, जिससे उसके अंदर लाइट्स ऑन होती हैं और एक बहुत बड़ी लेजर बीम आसमान की तरफ ट्रेवल करती है, जो कि सीधा जाकर मॉन्स्टर पर अटैक कर रही थी और उसको मारने ही वाली थी कि तभी एनर्जी के कम होने की वजह से वो लॉन्च मशीन रुक जाती है और वो क्रैकन अपने पेट में एक बड़े से सुराख के साथ जिंदा रह जाता है। वो लोग अपनी हार को मानने ही वाले होते हैं कि अचानक फेई बोलता है। वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि हम इतनी बड़ी लॉन्च मशीन से ही उस ड्रैगन को मारें। हम अगर अपना बनाया हुआ वेब उस लॉन्च मशीन में डाले बगैर भी उस ड्रैगन के मुंह के अंदर डालें तो भी ड्रैगन मर सकता है। और इस काम के लिए उन्हें एक फ्लाइंग कार की जरूरत थी, जो कि इस लॉन्च मशीन की लिफ्ट के जरिए आसमान में ड्रैगन तक जाएगी। कैप्टन अपने कमांडर को सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो उन्होंने प्लान बनाया था और उनको बस अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, जो कि वो बहुत से शहरों से लेकर उस लॉन्च सेंटर को दे सकते थे। और अब कमांडर भी ये खतरा लेने के लिए तैयार हो जाता है और अब मूवी का मेन कैरेक्टर फेई अपना वेपन लेकर कार के अंदर बैठता है और उसे लॉन्च मशीन की लिफ्ट के जरिए ऊपर की तरफ उड़ा दिया जाता है। फोई उस क्रिएचर क्रैकन के अंदर से निकलने वाली क्रिएचर से बचते हुए उस तक पहुंचने ही वाला था कि तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है, पर लकीली फेई बच जाता है और एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड के जरिए वो उस वेपन को लेकर क्रिएचर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही क्रैकन के पास पहुंचता है तो उसके मुंह में वो वेपन फेंक देता है, जिसके उसके मुंह में जाने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे क्रैकन भी मर जाता है और उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली सारी क्रिएचर्स भी इस दुनिया पर मर जाती हैं, क्योंकि क्रैकन ही उनकी क्वीन थी और जब क्वीन को मार दिया गया था तो उसकी बाकी सारी क्रिएचर्स खुद ब खुद मर गई थी। यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट हो गया था और लोग हमेशा हमेशा के लिए उस क्रैकन के खतरे से आजाद हो गए थे। पर यहाँ सासा बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि वो आज के बाद अपने दोस्त को नहीं देख सकती थी। सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अंडरग्राउंड सिटी से अब अर्थ की सरफेस पर मूव कर रहे थे। सासा सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अंदर से वो फेई को खोने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी और अब वो उदास होकर उस जगह पे जाती है जहाँ पर वो हमेशा फेई से मिला करती थी। और यहाँ वो होता है जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, यानी यहाँ पर फेई अपनी कार में आता है, जिससे हमें पता चलता है कि फेई उस दिन बच गया था और अब वो दोनों मिलकर अर्थ की सरफेस पर जाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पे उन लोगों का फ्यूचर था। और यही दिखाते हुए ही ये मूवी एंड हो जाती है।